गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हमने पिछला लेक्चर में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। मैं बोल सकता हूँ कि इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे लाइफ से भी रिलेट करता है। वो है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप बहुत सारी चीज़ पता लगा सकते हैं जो आजकल देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाता है। रेप की बात करें, मर्डर की बात करें, है ना। और जो दावा करने लगते हैं कि मेरे बाप हैं, ये मेरा बच्चा है, इस टाइप के बहुत सारे केसेस आजकल मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो इस सब चीज़ को निकालने के लिए आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पता होनी चाहिए। तो एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप जो पता लगा सकते हैं वो बहुत सारी चीज़ पता लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का रेप हुआ हो तो आप उस लेडी के अंदर जो स्पर्म उसने कुछ रिलीज किया होगा वो स्पर्म लेकर के आप जिस पर सस्पेक्ट है आपका, उसका जो डीएनए है वो हम उससे मैच कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, है ना, कि भाई ये आदमी रेपिस्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करूं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें तो पता ही है। जैसा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें आपको मैंने पिछला लेक्चर में बहुत सारी चीजें बता रखी है। जीनोम के बारे में बता रखा है हमने आपको, सारे डीएनए कंटेंट के बारे में, सारे सीक्वेंस के बारे में, सब चीज मैंने आपको बता रखा है। बच्चों, आज जो मैं बोलने जा रहा हूं, इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ह्यूमन की बात करें, पीपल की बात करें, वो सब में 99.9% जो डीएनए कंटेंट है या फिर बेस पेयर सीक्वेंस है वो कैसे होते हैं, बोलिए जरा। बेस पेयर सीक्वेंस वो सेम होते हैं। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 0.1% ही क्या होते हैं बेस पेयर सीक्वेंस, वो क्या होते हैं, बोलिए जरा। डिफरेंट होता है। यस, डिफरेंट होता है, मतलब यूनिक होता है। समझ में आई बात। तो एक्चुअल में जो हम किसी भी केस में, किसी के अंदर भी अगर हम कुछ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये पर्सन क्रिमिनल है कि नहीं है, ये सारी चीज जो है हम कहां से पता लगाते हैं, बोलिए जरा। ये यूनिक वाले पार्ट से। अगर हम सेम पार्ट लेते हैं तो हमें सबका सेम ही मिलेगा, हमें लगेगा पूरी दुनिया ही रेपिस्ट है, जिसका भी चेक करो सबका सेम। तो ये जो पार्ट है 0.1%, ये कम नहीं है, ये भी बहुत है, ये भी बहुत है। आपको मैंने बता रखा है पूरा, इसका डेटाबेस हमने बता रखा है कितने हैं, मैंने सारा बता रखा है आपको। ठीक है, तो पता ये चला कि यही जो यूनिक पार्ट है जो कि हर पर्सन में यूनिक है, हर पर्सन में यूनिक है, यही चीज हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो हम अगर डीएनए की बात करें, टोटल डीएनए की अगर हम बात करें तो इस डीएनए के हमें दो पार्ट हैं। एक तो हमें देखने को मिलता है बल्क डीएनए। ठीक है सर, ईसीजी ड्रॉ कर रहे क्या, नहीं, अगर मैं सेंट्रीफ्यूगेशन करूं, सेंट्रीफ्यूगेशन on the basis of density gradients, on the basis of density gradient, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा एक तो काफी बिग अपर लेवल का पीक आपको देखने को मिलेगा, अपर लेवल पीक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और दूसरा आपको एक स्मॉल पीक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, स्मॉल पीक। ये जो काफी बड़ा वाला पीक है, ये आपको जो देखने को मिलेगा इसे हम बोलते हैं बल्क डीएनए। इसे हम क्या बोलते हैं, बल्क डीएनए, ठीक है। और ये जो आपको स्मॉल पीक आपको देखने को मिलेगा बच्चों, यही इंपॉर्टेंट है, इसे ही हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए, या फिर इसको बोलिए रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। और रिपीटेटिव डीएनए, और इसको हम यूं भी कह सकते हैं, ये कैसे होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं। मतलब ये क्या होगा, दे कैन नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन,
किसी भी प्रोटीन के लिए ये कोड नहीं करते हैं। क्लियर है? तो एक्चुअल में सैटेलाइट डीएनए की अगर मैं बात करूं, फिर सैटेलाइट डीएनए हमारे दो पार्ट में आ जाते हैं। इसके दो कैटेगरी हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, कितना नंबर इसमें रिपीट हुआ है ना, और उसके बाद इसमें एटी और जीसी का जो अमाउंट है उसके बेसिस पर, इसके बेसिस पर हम इसको फिर दो में कर देते हैं। एक होता है मिनी सैटेलाइट और दूसरा होता है माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट्स को हम लोग बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, है ना, इसको हम UV कहते हैं। और उसके बाद माइक्रो जो सैटेलाइट है उसको हम लोग शॉर्ट टेंडम रिपीट भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है बच्चों? अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो एक वर्ड आएगा इसमें, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या आएगा? पॉलीमॉर्फिज्म। इस वर्ड को मैं चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसको दो वर्ड में हम तोड़ सकते हैं। जैसे बायोलॉजी को हम तोड़ते हैं बायोस प्लस लोगोस, तो देखिए पॉली प्लस मॉर्फिज्म। पॉली याद कीजिए, पॉली कार्पेलरी या फिर मल्टी कार्पेलरी आपने बोला था ना, तो मल्टी कार्पेलरी क्यों बोला था आपने? एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट था, तो मतलब यहाँ पर वन मोर देन वन और टू है ना। और मोर्फोलॉजी यानी मॉर्फिज्म की बात करें, मॉर्फोलॉजी आप इसको बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फोलॉजी। ठीक है, मतलब पॉलीमॉर्फोलॉजी का मतलब है कि हमें जो है एक डीएनए स्ट्रैंड हमने अगर लिया तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, है ना। तो मॉर्फोलॉजी हमें तीन जगह देखने को मिल गया। मॉर्फोलॉजी मतलब अपीयर हुआ हमें कितनी जगह? तीन जगह हमें देखने को मिला। इसीलिए हम इस वर्ड को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। अगर डीएनए की बात करें, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि भाई जो हमारे डीएनए में सीक्वेंसेस में चेंज है ना, जो हमारा रिपीटिंग यूनिट्स है वो कई जगह हमें दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको डीएनए मॉर्फोलॉजिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ तक? बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसकी अगर मैं बात करूं, इसको देने वाले साइंटिस्ट थे वो है एलेक जेफरी। कौन है? एलेक जेफरी। कब दिया था? 1985 में इन्होंने दिया था। इन्होंने जो हमें एक्चुअल में, ये तो नॉलेज के बेसिस की चीज है, एक्चुअल में हमें करना क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से? जो हमारा क्रिमिनल होता है उस क्रिमिनल को क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है। कि भाई जैसे अगर किसी ने रेप किया है और वो आदमी बोल रहा मैंने नहीं किया है और पूरा का पूरा शक उस पे जा रहा है, तो उसको यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आई बात? किसी ने मर्डर किया है, किसी ने कुछ किया है, अगर उसका ब्लड सैंपल हमें कुछ भी मिल गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हम अभी आपके दिखाएंगे कि आपको मैं ब्लड एक सैंपल लूंगा, उस सैंपल में से पहले डीएनए निकालूंगा, उसके न्यूक्लियस में आइसोलेशन करूंगा, उसके बाद उसमें डाइजेशन करूंगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, फिर उसके फ्रेगमेंट से कोई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अरेंज करवाऊंगा, फिर उसके बाद उसको सतर्न ब्लोटिंग के थ्रू कहाँ नाइट्रोजनस नायलॉन शीट या फिर नाइट्रोसेलुलोज शीट पर उसको कन्वर्ट करूंगा, फिर उसके बाद उसमें प्रोब करवाऊंगा रेडियो एक्टिव वाला, रेडिएशन पार करके, फिर उसके बाद हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे और फाइनली हमें जो होगा एक्सरे फिल्म पर एक पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा। वो कुछ भी नहीं होगा, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगा। किसका? क्रिमिनल का। समझ में आए बात? जो कि आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एनसीईआरटी का डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आपको क्रिमिनल सीन एक तरफ देखा होगा। आप एनसीईआरटी खोलिए, जरा खोलिए एनसीईआरटी, पेज नंबर 123 पे आइए, पेज नंबर 123 पे, है ना, फिगर 6.16 पे आप यहाँ पे सबसे लेफ्ट की तरफ आइए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे नीचे डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन, सबसे नीचे दिख गया, सी वाला दिख गया ना। तो ये डीएनए उसका है, उसका सीक्वेंस यहाँ पे VNTR मेंशन है, जो कि जिस पर क्राइम हुआ है। जैसे मान लो किसी लड़की पर क्राइम हुआ, उसके साथ रेप हुआ है, ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी बंदे को कत्ल किया गया है। समझ में आई बात? और उसके ब्लड से यहाँ पर कुछ मिले हुए हैं, तो आप यहाँ से उसका देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इस चीज को पहले माइंड में सेट कर लीजिए। यहाँ पर जो डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन है, नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स है। देखिए पहले में क्रोमोसोम नंबर 7 में है ना, इसमें 11 टाइम है, और उसके बाद इसमें 2 में आ जाइए, और उसके बाद 16 पर आ जाइए। ये चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब जो हमारा सस्पेक्ट है, वो सस्पेक्ट क्या है? ए और बी, दो आदमी है। ऊपर जाइए, ऊपर डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए और डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी।
तो ऊपर वाले में हमने देखा पैटर्नल क्रोमोसोम और दूसरा देखा हमने मैटरनल क्रोमोसोम। इतनी चीजें क्लियर है। अब आइए, तो पहले के केस में जो बंदा यानी डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए, इस बंदे के केस में आपको जो VNTR दिखा क्रोमोसोम नंबर 7 में कितना दिखा बोलिए जरा, 3 और 4। और क्रोमोसोम नंबर 7 बी वाले में कितना दिखा बोलिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिखा। और उसके बाद इसमें क्या है, 11 और 9। ठीक है। अब देखिए क्रोमोसोम नंबर 2 में इतना दिखा, इतना दिखा, इतना दिखा। खैर ये छोड़िए, अब इस सी को हम दोनों से जरा कंपेयर करें। कीजिए भाई, जो क्राइम सीन जिस पर हुआ है उसके अगर हम VNTR को देखें, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जो हुए हैं क्रोमोसोम नंबर 7 पे 11 और 9, जो कि ए वाला इंडिविजुअल जो है वो यानी सस्पेक्ट हमारा ए जो है वो वहां से मैच नहीं हो रहा है, सस्पेक्ट बी वाला मैच हो रहा है, उसका भी 11 और 9 है। ठीक है। तो पहला अगर हमने कंपेयर किया तो हमें पता ये चला कि भाई बी इंडिविजुअल पर मेरा शक थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन जैसे मैं क्रोमोसोम नंबर 2 ऑफ क्राइम सीन की बात की मैंने, तो फिर उसके बाद जब मैं क्रोमोसोम नंबर 2 इंडिविजुअल ए का देखने की कोशिश किया तो उस केस में हमें क्या देखने को मिला कि भाई इसमें और क्रोमोसोम नंबर 2 बी वाले में ये दोनों पर मुझे शक हो रहा है। मतलब आप थोड़ा सा पीछे हट गए, पहले थोड़ा सा लगा कि बी वाला ही है, अब क्या लग रहा है ए और बी दोनों है जब हम क्रोमोसोम नंबर 2 को देख रहे हैं। जब हम क्रोमोसोम 16 को देख रहे हैं तो इस केस किसका 16, इसका क्राइम सीन जिस पर हुआ है। ठीक है। और उसके बाद वहां ए और बी को देख रहे हैं तो हमको क्या देखने को मिला है कि भाई ए वाले में तो बिल्कुल डिफरेंट है क्रोमोसोम नंबर 16 में VNTR, और बी वाले में सेम है। तो पता ये चला कि आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल सस्पेक्ट हमारा क्या है, एक्चुअल क्रिमिनल कौन है। देखा जाए तो आपका थोड़ा सा 75% जो चांस होगा, आपका जो शक होगा वो बी वाले पर होगा, लेकिन यू आर नॉट कंफर्म कि कौन है। समझ में आई बात। नेक्स्ट, अब हम लोग असल काम करेंगे जो एलेक्स जेफरी साहब ने बताया। ठीक है। मतलब एम्पलीफाइड रिपीट सेपरेटेड बाय साइज ऑन अ चेल गिव अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे। जो हमने लास्ट में पैटर्न निकाला है सी का, वो आप देख रहे हैं रेड येलो येलो और उसके बाद लाइट ग्रीन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इस केस में अब ए का क्या है और बी का क्या है। अब आपको करना क्या, नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स जो हैं यहाँ पे, अब सी को आप कंपेयर कीजिए जरा ए से और बी से। अरे भाई, जो लास्ट में आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाला है ना, अब उसको कंपेयर कीजिए आप। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको सी और बी बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा और ए नहीं दिखा। मतलब जिस पर आपका ऊपर में 75% शक जा रहा था वो अब श्योर हो चुका है कि 100% यही बंदा क्रिमिनल है। समझ में आई बात। सारा कांड इसने किया है, उड़ा दो इसको। तो मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने फायदा देखा, एक्चुअल एकदम से एग्जैक्ट निशाना लगा कि कौन बंदा क्रिमिनल है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये तो थे हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी एप्लीकेशंस आपको मैंने बता ही दिया है कि एप्लीकेशन में हम क्या क्या, जैसे पैटर्निटी की बात करें, कोई बच्चा दावा कर दिया कि भाई ये मेरा बाप है, अब वो बंदा भागे जा रहा, भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कोई बाप ये बोल दिया मेरे बच्चे खो गए थे, ये मेरा बच्चा है। कोई अलग बंदा जानवर फिल्म की तरह बोल दिया नहीं ये मेरा बच्चा है। तो ऐसा कुछ होने लगता है इस चीज़ की। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की अगर हम बात करें, जो बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे कंट्री से यहाँ आते हैं और फिर उसका उसको वो आप यहाँ का दावा करते हैं, फिर उसके बाद आप उसका ये चीज़ निकाल करके आप पता लगा सकते हैं कि ये बंदा कहाँ से, इसका जो रिलेशन है वो कहाँ से रिलेट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस टाइप का आप इसमें पता लगा सकते हैं। तो ठीक है, जब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में ना। जब तक के लिए बाय, ओके। तो फिर आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
तो चलिए जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें मैं पहले यहाँ पे मेंशन करूँगा, फिर समझाऊंगा। ओके, तो चलिए मैं आज हेडिंग डालता हूँ। वो हेडिंग हमारा क्या होगा? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्या होगा? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो अब हम देखते हैं क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सारी चीजें यहाँ पे एक सीक्वेंस में मेंशन है, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज हमें ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर मैं बात करूं भाई, टोटल बेसिस वही चीजें जो अभी मैंने आपको बता रखा है। टोटल बेस पेयर्स कितने? 100% में से 99.9% बेस पेयर सीक्वेंस जो है, बीपीएस का मतलब बेस पेयर सीक्वेंस क्या होते हैं, इज सेम इन ऑल द पीपल। हर पीपल में क्या होते हैं भाई, बोलिए जरा। 99.9% बेस पेयर सीक्वेंस कैसा होता है? सेम होता है। बट यूनिक जो होता है यानी डिफरेंट जो होता है वो सिर्फ 0.1% बेस पेयर सीक्वेंस ही क्या होता है? डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। समझ में आई बात? एक्चुअल में जो हम करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे है ना क्रिमिनल को, तो उसके लिए हमें इसी की जरूरत पड़ती है। जो सेम है उसको लेंगे तो वो तो सबका सेम ही आएगा, हमें कभी क्रिमिनल नहीं मिलेगा। अगर हम क्रिमिनल निकालना चाहते हैं तो हमें ये यूनिक, जो कि सबके में एक स्पेसिफिक है, सबके में अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, ये यूनिक है, ठीक है। तो किसी का डीएनए कंटेंट अगर किसी से मैच नहीं कर रहा है तो मतलब वो यही चीज की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक है। नेक्स्ट अगर हम डीएनए सेपरेशन की बात करें, ओवरऑल अभी हमने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट, हम सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से, जो सेंट्रीफ्यूगेशन हमने पढ़ा था उसकी मदद से अगर हम ओवरऑल डीएनए की बात करें इस टाइप के ग्राफ से, तो जो हमारा सबसे ऊपर लेवल का पीक लेवल होगा उसको हम लोग बल्क डीएनए बोलते हैं, और छोटा सा जो स्मॉल पीक है उसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। मतलब ये एक ऐसा डीएनए है जो कि नॉन कोडिंग होता है, जिसको हम लोग रिपीटेटिव डीएनए भी बोलते हैं। किसी भी प्रोटीन के लिए ये कोड नहीं करता है, ठीक है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो हमने क्या बोला, जो हाई लेवल का पीक लेवल पर है उसे हम बल्क डीएनए बोल रहे हैं, और जो थोड़ा कम लेवल पर है स्मॉल पीक लेवल पर उसे हम क्या बोल रहे हैं? सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, मतलब किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा। समझ में आई बात? इसको रिपीटेटिव डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट है ये वाला जिसको आप सैटेलाइट डीएनए आप बोल रहे हैं, ये सैटेलाइट डीएनए डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एटी जीसी, इसके बेसिस पर है ना, एंड लेंथ ऑफ सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ टाइम्स सीक्वेंस रिपीट्स, यानी सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये सब के बेसिस पर अगर हम देखें तो सैटेलाइट के कितने? दो टाइप होते हैं सैटेलाइट डीएनए के। एक होता है मिनी सैटेलाइट और दूसरा होता है माइक्रो सैटेलाइट। बहुत अच्छे तरीके से आपके एनसीईआरटी में ये चीजें दी हुई है। हमने क्या देख लिया अभी तक? कुछ भी नहीं देखा। हमने बोला 99.9% सेम होता है और 0.1% बेस पेयर सीक्वेंस डिफरेंट होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म में उसका अलग होता है, ठीक है, जिसको हमने यूनिक बोला है। फिर हमने बोला कि डीएनए सेपरेशन की बात करें तो आप पता कैसे लगाएंगे कौन कोडिंग है कौन नॉन कोडिंग है? तो वहां सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट हम जब देखेंगे तो वहां पे कुछ ऊपर लेवल में प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग बल्क डीएनए बोल रहे हैं, कुछ लोअर लेवल में प्रेजेंट होगा जिसका स्मॉल पीक लेवल होगा उसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए बोल रहे हैं या रिपीटेटिव डीएनए बोल रहे हैं। या सैटेलाइट डीएनए कैसा होता है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, मतलब दे कैन नॉट कोड फॉर एनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट आज ये सैटेलाइट डीएनए की अगर मैं बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ एटीजी के और सीजी के अमाउंट में यानी ज्यादा होते हैं, इसकी बात करें, लेंथ ऑफ सीक्वेंस की बात करें, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सीक्वेंस रिपीट्स की बात करें, कितने टाइम से ये सीक्वेंस रिपीट हुए हैं, ठीक है, इसके बेसिस पर हम बोल रहे हैं सैटेलाइट डीएनए दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिनी सैटेलाइट और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट को हम लोग रिफर्ड एज वीएनटीआर करते हैं, मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। कई बार क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं डायरेक्ट, एक तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो वही फुल फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है। ये टेंडम की बात करें कुछ भी नहीं है, ये क्या है भाई? वही सीक्वेंसेस हैं जो कि बार बार चेंजेस हो रहे हैं। क्या है ये? सीक्वेंसेस, ठीक है। टेंडम वर्ड यूज किया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए की बात करें तो ये एसटीआर होते हैं, यानी शॉर्ट टेंडम रिपीट होता है, ठीक है, या फिर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स भी इसको बोलते हैं। क्लियर?
नंबर ऑफ रिपीट्स इज स्पेसिफिक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये सब के लिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन की अगर हम बात करें तो सब में क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। क्लियर, नंबर ऑफ रिपीट्स। ये चीजें थी कुछ हमारी नॉलेज की। इससे पहले अभी हमने सारी चीजें डिस्कस की है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे एलेक्स जेफरे साहब ने दिया था 1985 में। और इससे हम करते क्या है भाई, जो हमारा क्रिमिनल होता है हमें पता नहीं लगता है, यानी दो इंडिविजुअल पर हमें शक है, उस दो आदमी में से क्रिमिनल कौन है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। वही चीजें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि द मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाइंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम अ सैंपल ऑफ डीएनए बाय लुकिंग अ यूनिक पैटर्न इन देयर डीएनए। समझ में आई बात, मतलब इसकी बात कर रहा है, इस चीज को देख करके, ठीक है, इस चीज पर एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम रिपीटेटिव डीएनए की अगर मैं बात करूं, रिपीटेटिव डीएनए अभी हमने सैटेलाइट की बात की है, तो मतलब स्मॉल स्ट्रेचेस, इसका अगर डेफिनेशन आप याद रखना चाहते हैं कि रिपीटेटिव डीएनए कौन है या फिर सैटेलाइट डीएनए, तो अ स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, मतलब कई बार रिपीट हुआ। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए जैसे CGTA समझ रहे, CGTA, तो ये कई बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज, अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, उसे हम क्या बोलेंगे, रिपीटेटिव डीएनए। वर्ड से जाहिर है, क्लियर, बहुत सारी चीजें बायोलॉजी में तो वर्ड ही उसके एक्सप्लेनेशन दे देते हैं ना, जो हमारा हेडिंग होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो क्या, नॉन कोडिंग सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या है, मतलब कि शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये अब मैं इस चीज की बात बताऊं, पहली बात तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है क्या, यानी कि ऐसा सीक्वेंस जो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा हो। ये चीजें ऐसे सीक्वेंस जो होते हैं शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फिर वही बात, पॉलीमॉर्फिज्म अभी मैंने आपको समझाया हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर मैं बात करूं तो मतलब कि जो डीएनए का हमारा सीक्वेंस है उसमें हमें कई जगह में क्या दिख गया, बोलिए जरा, अलग अलग टाइप के सीक्वेंस हमें दिख गए, ठीक है, जो कि नॉन कोडिंग है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। अगर मैं बात करूं, मेरा एक हैंड स्ट्रैंड है ये, ठीक है, इसको आप स्ट्रैंड समझिए, यहां पर एक ऐसा सीक्वेंस दिखा जो कि नॉन कोडिंग है, यहां पर फिर कुछ देर बाद एक ऐसा सीक्वेंस दिखा जो कि नॉन कोडिंग है, फिर एक यहां पर कोई ऐसा सीक्वेंस दिखा जो कि नॉन कोडिंग है, तो एक जगह दिखा, दूसरी जगह दिखा, तीन जगह दिखा, मतलब पॉली, एक जगह, दो जगह, तीन जगह दिखा, मतलब पॉली हो गया। दो से ज्यादा हो तो हम लोग पॉली वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट दिखा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आए बात, तो सिंपल सा लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, बोलिए जरा, कि जो हमारा जो सीक्वेंस का मॉर्फोलॉजी है वो हमें सीक्वेंस क्या कई जगह में अलग अलग दिखे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो मतलब शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म है क्या कि भाई वेरिएशंस एट जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से ही ऐसा होगा, म्यूटेशन की वजह से ही तो एक नई चीजें आपको आगे चल के देखने को मिलेगी। तो वेरिएशंस एट जेनेटिक लेवल्स अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। याद रखिएगा, पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो दिखता किसकी वजह से है, भाई म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट अगर नोट की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि डीएनए मॉर्फिज्म, अगर आपसे पूछा जाए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो उस चीज की अगर मैं बात करूं तो इफ अ इनहेरिटेबल, इफ अ इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन, अगर मतलब इनहेरिटेबल, इनहेरिट होना यहां से वहां तक जारी है पॉपुलेशन में, ठीक है, तो इफ इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आई बात, बिल्कुल, मतलब म्यूटेशन जो है वो आपको इनहेरिट हो रही है, ठीक है, एक पॉपुलेशन में और हाई फ्रीक्वेंसी पर, मतलब उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस की बात करूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असल में हमें यही चीजें समझनी है। हमने अभी तक क्या देखा, कुछ खास चीजें हमने नहीं देखी, हमने थोड़ा सा बोला ये 99.9% सेम और 0.1% डिफरेंट यूनिक बोला,
फिर हमने डीएनए सेपरेशन की बात की, तो भाई सेंट्रीफ्यूगेशन में से ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडिएंट सैटेलाइट डीएनए, और फिर बल्क डीएनए की बात की। फिर उसके बाद हमने बोला सैटेलाइट डीएनए जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टेंडम्स रिपीट्स, और उसके बाद लेंथ ऑफ सीक्वेंस, और उसके बाद एटीसीजी के अमाउंट की बात की। इसके बेसिस पर हमने माइक्रो और मिनी में क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, मिनी को हम लोग ने वीआरटीआर जैसा रेफर किया है, क्योंकि भाई वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स, इसका हमने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया है। सीक्वेंस मतलब कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे, इसी वजह से हमने क्या बोल दिया, इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोल दिया। ठीक है, फिर इसका नंबर ऑफ रिपीट्स स्पेसिफिक होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हम लोगों ने बात की कि भाई ये एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, कि हम क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए हुए सैंपल से। ठीक है ना, और उसका उसमें हम लोग एक यूनिक जो पैटर्न होता है वो देखते हैं उसके डीएनए। रिपीटेटिव की बात की, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए है जिसमें रिपीट होते हैं कई बार, है ना। यानी नॉन कोडिंग सीक्वेंस की बात की अगर हमने, तो शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब जेनेटिक लेवल पर वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी ड्यू टू म्यूटेशन। समझ में आई बात। फिर उसके बाद अगर इनहेरिटेबल म्यूटेशन है, मतलब इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, उसे हमने डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोला। क्लियर है, एनसीईआरटी की लाइन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं कि भाई ये चीजें तो हमें समझ में आ गई, अब इसका प्रोसेस क्या है, तो इसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उस स्टेप्स को हम नाम दे सकते हैं। पहला स्टेप होगा हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, एंड सेकंड स्टेप होगा हमारा डाइजेशन ऑफ डीएनए, एंड थर्ड स्टेप होगा हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और फोर्थ स्टेप होगा हमारा, बोलिए जरा क्या बोल सकते हैं, सॉथर्न ब्लॉटिंग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका फिफ्थ वाला हमारा होगा क्या, बोलिए जरा, प्रॉब बोलिए। फिर उसका लास्ट में हमारा जो 6 होगा वो होगा ऑटो रेडियोग्राफी। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो वो कैसे होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर होगी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइए, क्योंकि ये चीजें अगर आपने एक बार में नहीं समझी तो फिर आप लाखों बार समझिए, आपको दिक्कत होगी, है ना। तो इसमें आ जाए आप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बोला गया है प्रोसेस में, सबसे पहले तो वीएनटीआर के बारे में बताया गया है। अब देखिए इस प्रोसेस में जेफरी साहब ने क्या किया था, ही यूज्ड सैटेलाइट डीएनए। क्या यूज किया था इन्होंने, सैटेलाइट डीएनए को यूज किया था, है ना, as the basis of DNA fingerprinting that shows very high degree of polymorphism। उसी को उन्होंने क्या बोला था भाई, it was called as VNTR। समझ में आई बात। तो VNTR एक्चुअल में है कुछ भी नहीं है। VNTR की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं CGTA की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई ये जो है क्या है, नॉन कोडिंग है, क्या मैं बोलूँ नॉन कोडिंग और सैटेलाइट है, तो यही हमारा क्या हो गया, VNTR। यही हमारा क्या हो गया, VNTR। ठीक है, और ये कई बार रिपीट होंगे। तो वही चीजें अगर मैं बोलूं यहाँ पे, एलेक्स जेफरी ही यूज्ड सैटेलाइट डीएनए एज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दैट शोज हाई, यानी वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इट वाज कॉल्ड एज VNTR। अब देखिए, अब जो चीज समझनी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आपको सबसे पहले आइसोलेशन करना है, उसके बाद डाइजेशन करना है। डाइजेशन का मतलब उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ना है। उसके बाद आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है। उसके बाद आपको सॉथर्न ब्लॉटिंग करना, क्या करना, सॉथर्न ब्लॉटिंग करना है। उसके बाद आपको प्रॉप के ऊपर आ जाना है। प्रॉप के अभी मैं बताऊंगा प्रॉप में क्या होगा, रेडियो एक्टिव वाले जो स्मॉल स्ट्रैंड लेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोलिए जरा, 6 में ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर। ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन आपका। आइए, सबसे पहले जो हमारा क्रिमिनल था हमने उसका क्या लिया, ब्लड। क्या लिया, ब्लड। ब्लड लेने के बाद वो भी कौन सा ब्लड लिया होगा हमने भाई, WBC लिया होगा, क्योंकि अगर RBC ले रहे हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, और न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए कंटेंट भी उसके पास नहीं होगा। तो हम WBC ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, WBC। और WBC के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो हमको डीएनए यहाँ से आराम से मिल जाएगा। तो हम सबसे पहला काम करेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहला काम क्या करेंगे हम, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए को पहले वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, पहले हम वहां से डीएनए को लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये ब्लड सैंपल है हमारा, इसमें से हमने क्या लिया, डीएनए को कर लिया। आपका यहाँ पर डीएनए आपको दिख गया। अच्छा, एक स्टेप मैं यहाँ पे स्किप हो रहा हूँ, जो
नहीं करना चाहिए। आइए मैं उस जो स्टेप हमारा स्किप हो रहा है वो चीज़ को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ। होता क्या है एक्चुअल में, विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है उसकी मदद से हम ये जो डीएनए निकाले हैं इसमें हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमने डीएनए अमाउंट वहाँ पे कंटेंट ऐसे ऐसे जमा किया हुआ है, इसमें क्या होगा बोलिए ज़रा, एम्प्लीफिकेशन क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए विद बाय पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। मतलब एम्प्लीफिकेशन करेंगे तो सर रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट ये मिलेगा कि इसके जो है बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी, बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। हो सकता है कि जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो कम अमाउंट में हो और यूज़ करने में कुछ लॉस हो जाए, हमें पूरा ना मिल पाए, तो इसीलिए हम उसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट मतलब उसी का कॉपी बनवा लेते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें। नेक्स्ट आ जाइए दूसरा स्टेप पर। ये हमारा डीएनए कंटेंट हमने ले लिया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद हम करेंगे क्या बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आर एंजाइम की बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो कौन सा, एंडोन्यूक्लियेज, इंपॉर्टेंट है। अब हम डाइजेशन करने का मतलब ये नहीं उसको खत्म कर देंगे, डाइजेशन करने का मतलब ये है कि उसको स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। तो वही चीजें, डाइजेशन का मतलब क्या है, तोड़ देंगे। तो डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी एंडोन्यूक्लियेज। अब यहाँ पर आपको फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, कई सारे फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, मतलब वो फ्रेगमेंट्स हमने इसके बनाए हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा, एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। अब जो ये फ्रेगमेंट्स है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरी गुड, डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है। तो इस चीज को साइज बाय अरेंज करने के लिए, साइज वाइज अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करना होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके एनसीईआरटी में दी हुई है बहुत अच्छे तरीके से, और जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे पहले चैप्टर में ही, यानी बायोटेक्नोलॉजी का जो इस 2 चैप्टर है उसमें, एक तो बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा उसका एप्लीकेशन वाला, तो प्रिंसिपल वाला जो उसका चैप्टर है उसमें आपको दूसरे या तीसरे पेज में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ क्या होते हैं बोलिए जरा, जेल होते हैं, एगारोज जेल। क्या है ये, एगारोज जेल। और ये जो एगारोज जेल है, ये एगारोज जेल कहाँ से मिलता है बोलिए जरा, सीवीड से, सीवीड, ठीक है, सीवीड से मिलता है। कहाँ, कौन, अगारोज जेल। तो अगारोज जेल हम क्या किए भाई, इस पर डाल दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वेल प्रेजेंट होता है, वेल, और इस वेल पर हम क्या करेंगे, ये फ्रेगमेंटों को डाल देंगे। क्या करेंगे, फ्रेगमेंटों को डाल देंगे, ठीक है। वेल पर हमने क्या कर दिया, फ्रेगमेंटों को रख दिया। अब एक तरफ प्रेजेंट है कैथोड, एक तरफ है क्या, एनोड। कैथोड हम लोग जानते हैं नेगेटिवली चार्ज होता है, और कैथोड की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और डीएनए जो फ्रेगमेंट है हमारा, जाहिर सी बात है ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्लियर है। अब इसमें जो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो हमारा जो डीएनए है ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। किसकी तरफ मूव करेगा भाई, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो जो स्मॉल पार्ट है वो जल्दी से मूव कर जाएगा, जो स्मॉल पार्ट है वो जल्दी से मूव कर जाएगा, जो उससे थोड़ा सा बड़ा है वो थोड़ा कम मूव करेगा, है ना, ज्यादा देर में थोड़ा कम आगे जाएगा। फिर उसका जो उससे बड़ा है वो थोड़ा और कम जाएगा। समझ में आया बात। तो पता ये चला कि यहाँ पर हमें साइज वाइज क्या हुआ, अरेंजमेंट मिल गया डीएनए फ्रेगमेंट्स का। कहाँ पर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। समझ में आए बात। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें क्या मिल गया, अरेंजमेंट ऑफ फ्रेगमेंटेड डीएनए। समझ में आई बात। अब इतनी चीजें क्लियर होगी। याद रखिएगा यहाँ पर जो हमने जेल रखा है वो एगारोज जेल रखा है, जो कि कहां से राइज हुआ है भाई, सीवीड्स। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब होगा क्या कि आपको कहाँ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, सेपरेट हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स है ना बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैसा ऐसा देखने को मिलेगा, इधर कैथोड एनोड था, इधर कैथोड था, तो स्मॉलेस्ट पार्ट उधर चला गया पॉजिटिव की तरफ, और जो लार्जेस्ट पार्ट था, जितना भारी पार्ट था, वो इधर ही रह गया, ठीक है।
मतलब कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव था कैथोड वाला, तो उधर चला गया। अरेंजमेंट आपको ऐसा दिख गया, ठीक है। तो अभी तक आपको जो ये डीएनए का फ्रेगमेंट्स आपको अरेंज्ड हुआ है वो कहाँ हुआ है बोलिए जरा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर ही हुआ है। कहाँ हुआ है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अब हम इसको क्या करेंगे, वहां से उठाएंगे। क्या करेंगे, वहां से उठाएंगे, ठीक है। वहां से जब हम उठाएंगे तो एक प्रोसेस होगा इसमें, उसको बोलते हैं सदर्न ब्लोटिंग। क्या बोलते हैं, सदर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग क्या है, हम बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ separated part of fragments DNA which is present on the gel electrophoresis into the nylon sheet। मतलब कि जो इसमें आपको अरेंजमेंट हुआ है डीएनए का सीक्वेंस, उसको नायलॉन शीट में कन्वर्ट करना, नायलॉन शीट पे लाना, यही क्या है, सदर्न ब्लॉटिंग। यही क्या है, सदर्न ब्लॉटिंग। तो नायलॉन शीट की बात करें, एक तरह का मेम्ब्रेन होता है। जैसे मैं अगर पेपर की बात करूं, जैसे कोई सा भी एक पेपर का पार्ट ले लो, है ना, कोई पेपर समझ लो ये हमारा क्या नायलॉन शीट है, या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज है ना, मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या करेंगे, सेम इस पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर ऐसे रख देंगे, और जब हम उसको देखेंगे तो सारा का सारा वो जो डीएनए का फ्रेगमेंट था वो हमारा इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नायलॉन शीट यानी नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर आपको दिख गया, उस पे आ गया सब के सब, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, सदर्न ब्लॉटिंग क्लियर है। अब आगे आइए, नेक्स्ट क्या होगा कि अब यहां पर हम करेंगे प्रोब। क्या करेंगे, प्रोब। प्रोब क्या है एक्चुअल में, जो आपको ये डीएनए का जो आपको ये चीजें आपको मिली है ना, नायलॉन शीट पे, अब इसमें हम क्या करवाएंगे, प्रोब। प्रोब का मतलब होता है कि स्मॉल साइज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना, मतलब छोटा सा पार्ट लेंगे हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का, हुज सीक्वेंस इज कंप्लीमेंट्री टू वीएनटीआर। जो एक्चुअल में ये जो निकला है हमारा वो क्या है, वीएनटीआर है। क्या है ये एक्चुअल में, वीएनटीआर, ठीक है। तो हम अब क्या लेंगे, बाहर से दूसरा वाला हम क्या लेंगे, स्मॉल साइज सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हो सीक्वेंस। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ आते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब कि सपोज कीजिए जब हम ये काम कर रहे थे तो हमको ये समझ में आया कि जो हमारा वीएनटीआर है, जो हमारा ये वीएनटीआर है, वो वीएनटीआर सपोज डेट हमको दिमाग में आया कि वो TAGTA हो सकता है। क्या आया मेरे दिमाग में, हो सकता है। ऐसा ही साइंटिस्ट के दिमाग में आता है, फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कामयाब हो जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो वीएनटीआर आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा होगा, आप श्योर नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रोसेस करना होगा, कौन सा, प्रोब वाला प्रोसेस। प्रोब का मतलब होता है एक्चुअल में जांचना, एक्चुअल में पता लगाना, ठीक है। तो प्रोब का आपने क्या किया कि प्रोब में आपने मतलब स्मॉल स्ट्रैंड लिया जो कि कंप्लीमेंट्री है, सीक्वेंस उसका कंप्लीमेंट्री है टू द वीएनटीआर। तो ये हमारा क्या है एक्चुअल में, वीएनटीआर। ये क्या है, वीएनटीआर। इस चीज को पता लगाने के लिए आपको क्या लेना होगा, स्मॉल साइज सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब एक आपको डीएनए फ्रेगमेंट लेना होगा छोटा सा, वो भी कंप्लीमेंट्री लेना होगा। तो टी है तो इसके अपोजिट में ए लेना होगा, ए है तो टी लेना होगा, जी है तो सी लेना होगा, टी है तो ए लेना होगा, ए है तो टी लेना होगा। इतनी चीजें क्लियर है। तो ये हमारा अब क्या हो गया भाई, बोलिए जरा, बोलिए जरा। अब इसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रोब भी ले लिया और उसके बाद यहाँ पर अब हमको देखने को मिल गया प्रोब वीएनटीआर। क्या देखने को मिल गया, प्रोब वीएनटीआर। समझ में आया? तो प्रोब वीएनटीआर आप समझ में आया, जो आपको वीएनटीआर नजर आया था उस वीएनटीआर के कंप्लीमेंट्री क्या लिया आपने, एक स्मॉल डीएनए का पार्ट या फिर फ्रेगमेंट बोल दीजिए, है ना, जो कि साइज में छोटा था, सिंगल स्ट्रैंड लिया, तभी तो आप पहचान पाएंगे, है ना। तो हमने ये लिया कंप्लीमेंट्री लिया उसके, और हमारा सस्पेक्ट क्या था, ये था, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं इसमें हम रेडियोग्राफी। अब क्या करते हैं इसमें हम, रेडियो एक्टिव बोल दीजिए, इसमें हम करते हैं रेडियो एक्टिव। क्या बनाते हैं इसको हम, रेडियो एक्टिव। अब इसको जब हम रेडियो एक्टिव बनाएंगे तो मतलब जब रेडिएशन पार होगी तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा वीएनटीआर हमको मिल चुका है, यही वीएनटीआर है। अब आप श्योर हो जाएंगे।
पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने क्या बोला कि आपने जो यहाँ पे VNTR अराइज किया था, आपका सस्पेक्ट ये था कि भाई ये है कौन, ये। तो सस्पेक्ट को दूर करने के लिए आपने क्या किया कि स्मॉल साइज सिंगल स्ट्रैंडेड DNA फ्रेगमेंट लिया और कंप्लीमेंट्री क्या किया, उसको यहाँ पे कंप्लीमेंट्री लिया और यहाँ पे अरेंज किया। तो आपको पता अभी तक नहीं चला, आपने इसको कर दिया। अब इसमें आपने क्या किया, इसको रेडियो एक्टिव बनाया। क्या बनाया, रेडियो एक्टिव। जब आपने रेडियो एक्टिव बनाया तो आपने जब रेडिएशन इसमें क्या किया, डाला, तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर जो रेडिएशंस आ रहे हैं, है ना, यही हमारा क्या है, VNTR है। तो अब आपको पता लग गया कि हमारा हमको VNTR मिल चुका है। समझ में आई बात। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लें, नहीं सर बाद में एक बार नोट डाउन करते हैं हम। ठीक है, इधर आओ, हम नहीं करेंगे, नहीं मिटाएंगे। ठीक है, इधर आओ। सपोज डेट हम AGC क्या लिया था हमने, कुछ भी ले लो यार, AGCTA हमने ले लिया। ठीक है, कुछ भी ले लिया। उसके बाद आपने क्या किया, TAGTA यहाँ पर आपने क्या किया था, ये होगा ना, ATCAT। ठीक है, मतलब कि आपका यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, प्रोब VNTR। ठीक है, आपने रेडिएशंस पार किया। ठीक है, यहाँ पर रेडिएशन क्या हुआ, रे पार हुआ और आपको पता चल गया कि हमारा जो VNTR है हमको मिल चुका है। समझ में आई बात। नेक्स्ट आइए, अब जो है क्या करवाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम वॉशिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, वॉशिंग। मतलब वॉशिंग करने का फायदा ये होगा, जो आपको चाहिए था सिर्फ वही बचेगा, बाकी ये सब के सब क्या है, खत्म हो जाएगा। सब के सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आपने जो प्रोब डाला था ना, वो प्रोब क्या हुआ कि इधर वो कहीं भी बाइंड नहीं किया, जहां पर उसको समझ में आया, जहां पर उसको पूरा एक A to Z सीक्वेंस मिला ना VNTR, यहां पर इसने बाइंड किया। ठीक है, नेक्स्ट वॉशिंग करेंगे तो ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको सिर्फ क्या बच जाएगा, बोलिए जरा, VNTR वाला रीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब हम कराएंगे क्या, ऑटो रेडियोग्राफी। अब हम क्या कराएंगे लास्ट में, ऑटो रेडियोग्राफी। जब हम ऑटो रेडियोग्राफी कराएंगे, मतलब कि हाइब्रिड DNA देन एक्सपोज्ड टू एक्सरे। जब अब हम क्या करेंगे, बोलिए जरा, एक्चुअल में ये आप क्या करवा रहे थे, हाइब्रिड करवा रहे थे। यहाँ जो आपने करवाया था, कंप्लीमेंट्री प्रोब वाला केस लिया था, यहाँ पर देखिए हाइब्रिड करवा रहे थे आप, मिक्स करवा रहे थे। समझ में आया बात। तो अब जब ऑटो रेडियोग्राफी आप करवाएंगे तो हाइब्रिड DNA देन एक्सपोज्ड टू एक्सरे। अब हाइब्रिड DNA क्या होगा, एक्सपोज हो जाएगा। जो हमने देखा एक्सरे फिल्म जो है हमारा, ये एक्सरे फिल्म पे हमें एक प्रॉपर पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा। ये जो आपको देखने को मिला है बच्चों, ये कुछ भी नहीं है, यही है DNA फिंगरप्रिंटिंग। और ये सब का क्या होगा, बोलिए जरा, डिफरेंट होगा। समझ में आई बात। क्या बोला मैंने, जो आपको लास्ट में देखने को मिला, यही हमारा क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर। फिर से आइए, थोड़ा सा 2 मिनट में आपका लूंगा। मैंने एक सिंपल ब्लड में से DNA निकाला, WBC ले लीजिए, RBC के पास न्यूक्लियस नहीं होता, आइसोलेशन करवाया, डाइजेशन करवाया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन या एंडोन्यूक्लियस, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट गया। फ्रेगमेंटेड पार्ट को हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दिया और उसका देने के बाद हमने देखा कि हमें कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिल गया। क्लियर है। मतलब कि स्मॉल पार्ट जो थे वो आगे की तरफ मूव कर गया और जो लार्ज पार्ट था वो या बिग पार्ट था वो किधर रह गया, पीछे ही की तरफ रह गया। फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया किस पर भाई, नायलॉन शीट पर। अब जो नायलॉन शीट पर हमने लाया इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। क्लियर है। नायलॉन शीट बोलिए या फिर नाइट्रोसेलुलोज पेपर बोलिए। ठीक है। नेक्स्ट अब हमको जरूरत पड़ी प्रोब की। हमने स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड DNA फ्रेगमेंट लिया जो कि कंप्लीमेंट्री है टू द VNTR।
तो मतलब हम उसके साथ उसको क्या किए भाई, मिक्स करवाए, यानी उसको कंप्लीमेंट्री करवाए टू ईच अदर। तो वो जहाँ पर उसका VNTR का सीक्वेंस अरेंज्ड होगा वहाँ पर हम समझ जाएंगे हमारा VNTR है। और वहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे, उसको रेडियो एक्टिव करके, अगर वहाँ से रेडिएशन पास हो रहा है हम समझ जाएंगे हमारा VNTR हमको मिल चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे वाशिंग, ताकि हमें सिर्फ VNTR ही से काम है, जो उसके रेस्ट पार्ट है वो हमें नहीं चाहिए, तो रेस्ट पार्ट जो था वो खत्म हो जाएगा और हमें सिर्फ वो VNTR वाला रीजन ही हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में जो एक्सरे फिल्म है उस पर हमें क्या होगा, जो हमारा हाइब्रिड DNA था वो क्या होगा, एक्सपोज्ड हो जाएगा टू द एक्सरे। ये जो निकला है हमें एक पैटर्न हमें देखने को मिला, ये कुछ भी नहीं, यही DNA फिंगरप्रिंटिंग है। समझ में आई बात। तो चलिए बच्चों, आज हमने सारी चीजें देख ली है DNA फिंगरप्रिंट का, और आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में या अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।